हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्लास 10th मैथ एंड साइंस है में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 6 पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 पर। हमारा प्रथम प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए। लेकिन इनमें से जो नहीं चाहिए, वो जो आवश्यक नहीं है पौधे के लिए, वो है ऑक्सीजन O2। अर्थात हमारा द उत्तर बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? देखिए, पादप हार्मोन कई प्रकार के हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल है, ऑक्सिन है, जिब्लेरिन है, साइटोकाइनिन है। इनमें से कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। अर्थात हमारा द उत्तर बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? तो देखिए, हमारे शरीर में 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। उनसे अलग अलग तरीके के हार्मोन निकलते हैं। इनमें से एक ग्रंथि होती है एड्रीनल ग्रंथि, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि हमारे जो वृक्क है उसके ऊपर स्थित होती है। और इसी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। और यह एड्रीनलिन हार्मोन एक तरीके से संकट मोचन का कार्य करता है, हमारे जो है शरीर को लड़ने के लिए और संकट से तैयार करने के लिए कार्य करता है। अर्थात हमारे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है एड्रीनलिन हार्मोन। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। गुणसूत्र की आनुवांशिक सूचना को एक कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य प्रतिपादित होता है। तो देखिए, गुणसूत्र की आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य डीएनए द्वारा होता है, जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो हमारा ब उत्तर बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त करते हैं। दंत विशेषज्ञ, डेंटिस्ट जिनको कहा जाता है, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांतों का ही नहीं, कानों के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको देखने के लिए, या गले की कोई चीज़, गले की छोटी चीज़ों को देखने के लिए भी थोड़ी डॉक्टर जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं अपने छठे प्रश्न की। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है। देखिए, तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। देखिए, तारे हमसे बहुत दूरी पर हैं। तारों का प्रकाश हम तक पहुंचने में एक बहुत लंबी दूरी तय करता है, और हमारे और तारों के बीच में 4 परतें भी होती हैं: शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल। और वहाँ पर जो वायु का घनत्व होता है सभी परतों में अलग अलग होता है, तो हर परत से उसका अपवर्तन होता है, और जो तारों का प्रकाश हम तक पहुँचता है वो जिगजैग आकृति में पहुँचता है। इसलिए तारों को जब हम जमीन से देखते हैं तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारों के टिमटिमाने का प्रमुख कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। आइए चर्चा करते हैं अपने 7वें प्रश्न की। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में, देखिए यहाँ चर्चा हो रही है श्रेणी क्रम की।
तारों का संयोजन जैसे आप जानते हैं 2 क्रम में होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान बिल्कुल समान होता है, लेकिन विभवांतर का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। चूंकि जैसा कि आपको पता है कि जो भी प्रश्न समझाने वाला होता है, जिसकी व्याख्या करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैं वीडियो के अंत में उसकी पूर्णतः व्याख्या करता हूँ। नॉलेज इम्पोर्टेंट है, रटना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास में ज्ञान है, उस विषय से संबंधित आपके पास में पूरे तथ्य हैं, तो आप जैसा भी मर्जी प्रश्न दे एग्जामिनर, आप उसे आसानी से हल कर सकता हूँ। तो मेरा सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि वो किसी भी चीज़ को रटे नहीं, उसे समझें, उसके पीछे के कारणों को समझें, उसके तथ्यों को समझें और उसके बाद में उस प्रश्न को हल करें। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। समांतर क्रम की बात हो रही है तो बढ़ता है। आइए चर्चा करते हैं 9वें प्रश्न की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट है। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है निकेल। निकेल जो उत्प्रेरक होता है, इसका उपयोग वनस्पति जो तेल होते हैं इनका हाइड्रोजनीकरण करने में, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ने में किया जाता है और उससे डालडा घी वगैरह बनाया जाता है। देखिए, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण करने से हमारे डालडा घी वगैरह बनता है। प्रश्न 11वां है, अम्लराज एक्वा रेजिया है। देखिए, अम्लराज जो एक्वा रेजिया होता है, इसमें 3 भाग सांद्र HNO3 और 1 भाग सांद्र HCl होता है। देखिए, अम्लराज विलयन का उपयोग अधिकतर सुनार जो है अपने सोने या चांदी के जो गहने होते हैं उनको चमकाने में करते हैं, और अम्लराज का उपयोग ये जो ठग होते हैं वो हमें ठगी में भी इसका उपयोग वो करते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि आपका जो सोना वो चांदी का जो भी आभूषण है उसको हम चमका देंगे, और वो अपने इस घोल में उसको डालते हैं। डालते ही जो ऊपर की जो परत होती है, मैली परत, उसके साथ साथ में हमारा जो सोना और चांदी का कुछ भाग भी उसके साथ ही चला जाता है, जिसको वो प्रोसेस द्वारा अलग कर लेते हैं, और हमारा जो आभूषण है वो तो चमक जाता है, लेकिन उसका जो वजन होता है वो कम हो जाता है। तो इनसे सतर्क रहें। वो अम्लराज एक्वा रेजिया विलयन का उपयोग करते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन नहीं होता है। जैसे विभिन्न प्रकार के कीटनाशक होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, यूरिया होता है, जैसे ये साग सब्जियों के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं। उसके पश्चात किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात जो भी जानवर उसका भक्षण करता है, तो ये अपघटक ये जो कीटनाशक होते हैं,
जैव अनिम्नकारी पदार्थ होते हैं ये उसके अंदर जाकर के इकट्ठा होते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, और सबसे उच्च स्तर पर जाकर के उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों पूर्व तक जो चील और गिद्ध बहुत अधिक संख्या में थे, चील और गिद्ध जो थे वो बहुत अधिक संख्या में थे, लेकिन आज उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती चली गई है। उसका प्रमुख कारण यही है कि गिद्ध जो है ये मरे हुए जानवरों का भक्षण करते थे। इनके कारण उनका भक्षण के साथ साथ जो कीटनाशक हैं वो उनके शरीर में पहुंचते चले गए, उनकी मात्रा वहां बढ़ती चली गई, और इसका प्रभाव ये हुआ कि जो वो अंडे देते थे उनका कवच, अंडों का जो उनका कवच था वो पतला होता चला गया, जिसके फलस्वरूप उन अंडों से बच्चे निकलते ही नहीं थे अर्थात नए जो गिद्धों का विकास हो ही नहीं पाया, और गिद्ध जो है वो लगभग नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जो भी जीव अन्य जीवों का भक्षण कर रहा है उनकी सभी की स्थिति यही है। कौवे बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते थे, आजकल वो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि उनमें जैव आवर्धन हो गया है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? देखिए, कोई विलयन है जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है, तो उस विलयन का नाम है HCl। HCl जो है वो अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करेगा और CO2 गैस उत्पन्न करता है, अर्थात हमारा बाय ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे भी बहुत अच्छी तरीके से वीडियो के अंत में समझाया गया है, आप वहाँ से देखें, समझें और अपने तथ्यों को क्लियर करें। बीजाणु समासंग किसमें उपस्थित होता है? ये राइजोपस में है। बीजाणु समासंग, जिसे हम बीजाणु धानी कहते हैं, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। बीजाणु धानी में बहुत सारे बीजाणु होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु धानी फट जाती है, बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में जो है नए बीजाणु का निर्माण करता है अंकुरित होकर के, इसे हम बीजाणु समागम कहते हैं, समासंग सॉरी। विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है ताकि लघु पतन से बचा जा सके, तो इसका उत्तर सही है। चलिए चर्चा करते हैं जिन प्रश्नों की हमने पीछे व्याख्या करने के लिए कहा था। देखिए, ये हमारा विद्युत धारा और परिपथ का चित्र है। देखिए, विद्युत धारा और परिपथ हर क्लास में हम पढ़ते हैं, 6th में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, लेकिन हमें जो है अभी तक ये नहीं आ पाया। क्यों? उसका कारण यही है कि हम जो है रटते चले जा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। हर चीज़ को क्लियर कीजिए। विद्युत धारा या विद्युत परिपथ क्या होता है? किसी विद्युत धारा के सतत या तथा बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए, एक बंद परिपथ है, दोनों सिरे एक दूसरे से मिले हुए हैं। विद्युत परिपथ के जो अंग हो गए, जिसमें एक बैटरी होती है, कुंजी, जिसको हम स्विच कहते हैं। यहाँ पर ए मतलब अमीटर होता है जो कि विद्युत धारा को नापता है, और ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। देखिए, आपके प्रश्न आ जाता है कि अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, तो अमीटर को जो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विद्युत बल्ब है। अब विद्युत धारा की परिभाषा आ जाती है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि एक चालक लें, उसकी किसी भी अनुप्रस्थ काट से यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक की उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का जो मान होगा वो आवेश बटा समय होगा। अर्थात इकाई समय में, देखिए विद्युत धारा की दूसरी परिभाषा भी आ सकती है, इकाई समय में किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेशों की जो मात्रा होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं।
देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रभाव, देखिए बैटरी का चित्र देख रहा है आपको, बैटरी का चित्र देखिए ध्यान से। बैटरी में एक प्लस है और एक माइनस है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन बहेंगे वो प्लस से माइनस की ओर बहेंगे, अर्थात ये कुंजी का जो साइन है उस तरफ बहेंगे। और इसमें जो विद्युत धारा बहेगी उसके विपरीत बहती है, अर्थात विद्युत धारा जो बहेगी वो माइनस से प्लस की ओर बहेगी, जो कि एरो का निशान आपको दिख रहा है। तो एरो का जो निशान दिख रहा है ये विद्युत धारा को दिखा रहा है कि ये विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रवाह इसका उल्टा होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। और इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। चलिए चर्चा कर रहे हैं अपन श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, इसे आप समझें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपके आ जाता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। इसके सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए, तो उसमें आपको उसका सूत्र निकालना पड़ता है कि इसका सूत्र जो है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, धैर्य रखें और समझें अच्छे से, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो, और अगर आपने समझ लिया है पहले तो उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये चित्र दिख रहा है हमें, ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन है। आपको दिख रहा है कि तीनों प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। पहले तार का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3 है, और तीनों का जो विभव है वो भी अलग अलग है। श्रेणी क्रम में हमेशा ध्यान रखिए कि विभव अलग अलग होता है। तो पहले का विभव V1, दूसरे का विभव V2 और तीसरे का विभव V3 होता है, और धारा का मान समान होता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जब आप इसका निगमन करेंगे तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज है कि समान चीज कौन सी है, धारा है या विभव है। जैसे ओम का नियम है कि विभव जो होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। तो V बराबर बनता है हमारा IR। अब हम बात करते हैं V1 की, यानी प्रथम प्रतिरोध में जो विभव है उसकी बात करेंगे। तो V1 बना हमारा IR1, और इसी प्रकार से V2 बनेगा IR2 और V3 बनेगा IR3। आशा करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा। और कुल विभव यानी इन तीनों का जोड़, तो एक तरफ V लिख दिया और इन तीनों का जोड़ कर दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे इनके मान रखेंगे। जैसे पहले V का मान क्या है IR, तो V के नीचे लिख दिया हमने IR बराबर V1 का मान क्या है हमारा बच्चों IR1, और V2 का मान बच्चों क्या है IR2, और V3 का मान क्या है IR3। तो ये यहाँ पर हमने IR रख दिया सबका। चलिए IR इजिकल टू, अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें ये ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में समान क्या है I। तो यहाँ पर हमने I को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया एक तरीके से। तो हमारा ब्रैकेट में बच गया क्या, फर्स्ट में R1, सेकंड से R2 और थर्ड से R3, और I से I कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया R। तो R का सूत्र क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी यहाँ R2 लिखा गया, ये R3 है। तो यानी कि श्रेणी क्रम में हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात जब भी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो जितने भी R हों उन सबको हम जोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये तो आपको निगमन यानी जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकाल लिया होगा आपने श्रेणी क्रम का। चलिए अब चर्चा करते हैं हम समांतर क्रम में भी प्रतिरोध का के सूत्र का निगमन करना, उसको व्युत्पन्न करना। तो देखिए समांतर क्रम में हमने श्रेणी क्रम का चित्र अपने दिमाग में रखिए, बिल्कुल सीधे जुड़ते हैं। यहाँ समांतर क्रम में प्रतिरोध का चित्र अपने दिमाग में बैठाइए कि यहाँ पर दो पॉइंट है A और B, और A पॉइंट से तीन तार अलग अलग कट गए। पहले तार का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3, यही श्रेणी क्रम में भी था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसमें धारा बराबर थी, धारा केवल I थी, यहाँ पे धारा भी बट गई है।
यानी पहले तार की जो धारा है उसको I1 कहेंगे, दूसरे तार में जो धारा गई उसे I2 कहेंगे, और तीसरे तार में जो धारा गई उसे I3 कहेंगे। और यहाँ पर समान चीज क्या है, श्रेणी क्रम में समान थी धारा और यहाँ समान है विभव V। ओम का नियम से ही यहाँ भी चलेंगे हम, V बराबर I R, तो I बन गया हमारा V अपॉन R। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर I बराबर जो चीज़ अलग है वहीं से लेंगे, उसमें विभव अलग था तो हमने V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करा था। यहाँ पर I अलग है तो हम I से व्युत्पन्न करेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर I का मान फिट करेंगे, वहाँ पर V का मान फिट किया था हमने, यहाँ पर हम I का मान फिट करेंगे। देखिए I बराबर V अपॉन R, I1 बराबर V अपॉन R1, क्योंकि V तीनों में सेम है, मैंने बताया समांतर क्रम में V समान होता है, तो ये V तीनों सेम आएगा, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। और यहाँ पर वह जिस तरीके से वहाँ I कॉमन लिया था हमने, ये देखिए वापस से देख लीजिए कि यहाँ पर हमने I कॉमन लिया था, देखिए ये I कॉमन लिया था क्योंकि I बराबर था, यहाँ पर हमारा V कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर V सेम है। तो यहाँ पर हमारा सूत्र बन गया V अपॉन R बराबर V, और ये V से V कट जाएगा और हमारा जो नया सूत्र आएगा I अपॉन 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक लाइन और आएगी, वो थोड़ी मिस हो गई है मुझसे, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए 13वें प्रश्न की बात कर रहे थे हम, अंडे की कवच वाला। मैंने कहा जो भी चीज़ है उसे समझिए, उसके तथ्यों को समझिए, रटिए मत। हमने केवल ये देख लिया अंडे का कवच है या कोई पदार्थ है HCl से क्रिया करेगा और वो ये बनाएगा, नहीं, हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें उस चीज़ को समझना है। चलिए देखिए अंडे का कवच, बात कर रहे थे अंडे की कवच की, और HCl, और यहाँ पर जो गैस बनी वो कौन सी गैस बनेगी, जो कि चूने के पानी, अर्थात चूने के पानी का सूत्र होता है CaO, उसको। तो देखिए अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CaCO3, ठीक है। यहाँ पर HCl हो गया जैसा कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पर गैस बनी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे मुंह से भी वही निकलती है, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया एक पदार्थ। तो गैस कौन सी बनी, CO2, और यह गैस चूने के पानी को क्या कर देगी बेटाओ, दूधिया कर देगी। देखिए ये चूने के पानी का सूत्र CaO हो गया, CO2 हो गया, और ये कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात ये दूधिया रंग का हो जाता है। तो यहाँ हमारी जो है ये विस्तृत चर्चा, विस्तृत विश्लेषण समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अंत में वही बात कि हर चीज़ को समझें, हर चीज़ को टाइम दें। धन्यवाद।